जब दिल्ली पहुंचे तो हमारा स्वागत हमारे अनुमान से थोड़ा अलग था। जब आप युवाओं का एक तरफ जबान काटेंगे और लोकतंत्र ले जाएंगे, दूसरी तरफ हाथ काटेंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो फिर वो तो बहुत गलत रास्तों पे उतर आएंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी दिल हमारे साथ होगा। साल बदल गए मगर जो मांगे हैं वो वैसी की वैसी। माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोए नहीं, तो माँ भूल जाती है। कई लोगों ने कहा कि 2019 से पहले हम फिर भी ठीक थे। आपका स्टेट अगर 6 महीने के लिए गवर्नर रूल में चला जाए तो बहुत हल्ला होगा। लद्दाख हमेशा के लिए। फिर क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी की बात हुई आपकी तरफ से, या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कॉल आया? एक बार फिर तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। हमारे साथ सोनम वांगचुक जी हैं। सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले ये बता दीजिए, यात्रा लंबी थी। 1 सितंबर को आप निकले थे और 2 तारीख को पहुंचे, उसके पहले डिटेन किया गया, उसके बाद आप राजघाट आए। यात्रा कैसी रही, अभी कैसे हैं? जी, यात्रा बहुत लंबी थी। हाँ, 1 महीने की थी और 150 लोग, पहले तो 12,000 14,000 फुट के पठार प्लेटो पे चलते रहे हफ्तों। उसके बाद फिर दर्रों से आए जो कि 17,500 फीट की थी। नाले पार किए पैदल पानी में से, एक दूसरे को उठा के भी कभी कभी। ऐसा करते करते हम प्लेन्स में पहुँचे और फिर चुनाव थे हरियाणा में, तो हम नहीं चाहते थे उनमें किसी कोई असर हो, तो वो हम लांग कर आए अवॉइड करते हुए। मगर जब दिल्ली पहुँचे तो हमारा स्वागत हमारे अनुमान से थोड़ा अलग था। तो हमें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया, वो भी 2 रातें। आसान नहीं था, बहुत लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली के गर्मी में लद्दाख के लोग, और वो भी खुले आसमान में बिना पंखे के थे। बहुत मेरे स्टेशन में मच्छर थे, तो आसान नहीं था। मगर हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसके कारण हमारी आवाज़ आप सब तक पहुंची। तो हमारा तो मकसद और मुद्दे से मतलब है। तकलीफ़ें तो हम लेने के लिए आए ही हैं, हम तो बल्कि तकलीफ़ लेने के लिए ही पैदल आए, वरना तो हवाई जहाज़ से आते। हमारी मानना है गांधी जी के जैसे कि खुद पर इतनी तकलीफ़ लो कि जिससे बात कर रहे हैं उन्हें एहसास हो। जी। सफ़र मुश्किल कौन सा था जो वो 700-800 किलोमीटर आप पार करके आए, दिल्ली पहुँचे, और फिर दिल्ली से राजघाट तक आने का सफ़र? मुश्किल दोनों नहीं थे। मुश्किल वो होता है जिसे आप मुश्किल समझते हैं, तो हम पहले से इन सब के लिए तैयार थे। मुश्किल नहीं था, यहाँ आके आसान नहीं था, मगर क्योंकि अंतोगत्वा जो होता है ठीक होता है। तो जैसा प्रचार इस मुद्दे का हुआ, पर्यावरण के बारे में जो हमारे संदेश थे वो लोगों तक पहुंचा, इससे हम खुश ही हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद जब आप देर शाम हम राजघाट पे मौजूद थे, जब आ पाए, तो तब शायद आपको ऊर्जा ज़रूर मिली होगी, क्योंकि इतने लोग आपके स्वागत के लिए आए थे। वो अलग बात है ना, आपको किसी से मिलने दिया जा रहा था उस हिसाब से जिस हिसाब से मिलना चाहते थे। स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे थे घंटों से। हमने बात करी, कोई सुबह से वेट कर रहा है कि अब आएंगे, मगर वो आप टाइम बढ़ता जा रहा था। तो शायद उससे आपको पॉजिटिविटी लगी हो कि इतने लोग हमारे साथ खड़े हुए। हाँ, हमें बताया गया जब तक हम पहुँचे 9-10 बजे, तब तक तो आधे लोग चले भी गए थे, मगर फिर भी इतने थे कि हम दब जाते लोगों के भीड़ में, ये डर था। वो भीड़ में देख रहा था। जी 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 जी। तो हाँ, लोगों ने इतनी समर्थन दी पूरे सफ़र में। मतलब यहाँ तो हम हैरान रह गए कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। आप लोगों में कितनी उत्साह है। पूरे रास्ते में, पुलिस स्टेशन में, मतलब वो बहुत अच्छे लोग थे पुलिस में। उनको सिर्फ ऊपर से आया है, क्या करें, मजबूर हैं, वरना वो लोग मतलब मोहब्बत और प्यार टपक रहा था उनके। मगर वो किसी को आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। हम लोग बवाना के बाहर खड़े थे, पहले दिल्ली की सीएम आतिशी आई वहाँ पे, उसके बाद पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आए, मगर किसी को मिलने नहीं दिया आपसे। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ कि उनको आना पड़ा और आकर मिलने नहीं दिया गया। शायद उनके ऐसे कारण होंगे प्रशासनिक, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं क्षमा मांगना चाहूँगा
जी। विपक्ष की तरफ से किसी का कॉल आया? क्योंकि जब आपकी डिटेंशन की खबर आई तो लगातार सभी जो प्रमुख नेता हैं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। मैं सबका समर्थन करता हूँ, विपक्ष और पक्ष। पूरे हिमाचल से लद्दाख से आते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे रास्ते में लोग हमें बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। पर्यावरण का मुद्दा ये पार्टियों, दलों और धर्मों से ऊपर है, हम आपके साथ हैं। हिमाचल में तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ चले, उनके जो कैंडिडेट्स थे एमपी के वो हमसे मिले, सब कहते हैं कि हमारा दिल आपके साथ है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी दिल हमारे साथ होगा, चाहे मजबूरी में उन्हें कुछ भी करना पड़े। मगर शायद साल बदल गए, मगर जो मांगे हैं वो वैसी की वैसी। हाँ, तो मजबूरियाँ शायद उनकी होंगी, मगर ज़रूरी है कि कहते हैं ना, माँ भी बच्चे को दूध नहीं देते जब तक बच्चा रोए नहीं, तो माँ भूल जाती है। तो वही हम रोने आए हैं कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करेंगे। सर, जब आप राजघाट पहुंच रहे थे तो कई लोग वहां भी इकट्ठा थे आपको इससे मिलने के लिए, तो कई लोगों ने कहा कि 2019 से पहले हम फिर भी ठीक थे, हमें दिक्कत नहीं हो रही थी, अब तो 2019 के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं। आपको लगता है सर? क्योंकि आप राजघाट पे मिले एक ख़ास तबके से, ये ऐसे लोग हैं जिनकी साल 30-35 हो रही है, 5 सालों से कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, कोई इंटरव्यूज़ नहीं हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन ही ठप है। आपकी उम्र जा रही है, आपके माता पिता ने अपना सब कुछ गवा के आपको पढ़ाया है, बीए कराया, एमए कराया है, सारा घर का खर्चा दे के आस लगाए बैठे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी अब अफसर बन के आएगी, मगर कोई नियुक्ति नहीं है, पूरा बंद है। तो ऐसे लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत युवा युवती जो दिल्ली में इम्तिहानों की तैयारी करते हैं आपसे मिले, तो ये सिर्फ उन युवकों के लिए समस्या नहीं है, यूटी सरकार के लिए भी, उनके पास हाथ नहीं है काम करने को। ज़िले के स्तर के कर्मचारी पूरे यूटी को चला रहे हैं, ऐसे में आधा बजट वापस करना पड़ रहा है क्योंकि वो खर्च भी नहीं कर सकते हैं, हाथ ही नहीं है, खर्च क्या करेंगे। तो ये अजीब सा हालत है कि यूटी चल नहीं पा रहा है और बच्चे बेरोज़गार हैं। अब आप सोच सकते हैं, ऊपर से उनकी ज़बान भी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। जब आप युवाओं का एक तरफ ज़बान काटेंगे और लोकतंत्र ले जाएंगे, दूसरी तरफ हाथ काटेंगे, रोज़गार नहीं देंगे, तो फिर वो तो बहुत गलत रास्तों पे उतर आएंगे। ऐसे में एक धमाका खेज जिसे कहते हैं ना, रेसिपी फॉर अनरेस्ट एंड डिज़ास्टर हो रहा है। यूथ को बेजुबान और जान रखना। जैसे कहा जाता है, जब सरकार की तरफ से पक्ष दिया जाता है कि भाई काउंसिल में 26 लोग इलेक्टेड रहते हैं, तो उन्हें क्यों लग रहा है कि भाई लोगों की सहभागिता नहीं है इसमें? वो इलेक्टेड वो नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक डेवलपमेंट काउंसिल है, वो कुछ फंड्स को खर्चने के लिए बने हुए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में या असेंबलीज़ में लॉ मेकिंग होता है, आप नियम बनाते हैं अपने संचालन के लिए। अगर वो लोकतंत्र है, अभी कह रहे थे लद्दाख में तो लोकतंत्र है, ऐसा सरकार ने कहा है, तो मैं कहता हूँ फिर ऐसा ही आप हिमाचल में भी कर दीजिए, पंजाब में भी कर दीजिए, दिल्ली हरियाणा में भी कर दीजिए, सारे पावर्स ले जाइए और डेवलपमेंट काउंसिल्स रख दीजिए। लद्दाख एक तरह के परमानेंट गवर्नर्स रूल में है। आपका स्टेट अगर 6 महीने के लिए गवर्नर रूल में चला जाए तो बहुत हल्ला होगा। लद्दाख हमेशा के लिए। सर, जब हम राजघाट इंतज़ार कर रहे थे तो आपके ये काउंसिल के ये काउंसलर से हमारी मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार दावा करती है कि हम यूटी को पावर ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहे कि भाई सुरक्षा का इशू पड़ेगा, डिफेंस का इशू पड़ेगा। मगर उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बुजुर्ग 59 साल का जाता है और 105 किलो सोना लेकर आ जाता है, घोड़े पर लाद कर ले आता है चाइना से। क्या लगता है सुरक्षा के लेवल पे कितना बदला है 2019 के बाद? नहीं, ये कहने की बात है, मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगा क्योंकि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख, इसलिए आपको और लोकतांत्रिक वो देने होंगे हक, नहीं तो क्या फ़र्क रह जाएगा चीन और भारत में। भारत की विशेषता है कि वो लोकतांत्रिक है,
ऐसे तो चीन में हैं, ऑटोनमस काउंसिल हैं, वहाँ पर चेयरमैन हैं, ये सब हैं। यहाँ तो नाम मात्र के हैं। तो भारत को तो अलग दिखाना चाहिए ना, वो तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और आखिरी बॉर्डर तक हम डेमोक्रेसी देते हैं। वैसे भी अरुणाचल में है अगर स्टेटहुड असेंबली, सिक्किम में है, तो लद्दाख ऐसा सीमा पर क्या है, सीमा पर है, संवेदनशील है, इसलिए देना चाहिए लोकतांत्रिक हक, नहीं तो एक कॉलोनी बन जाएगा और कॉलोनी में खुश नहीं रहते हैं लोग। एक मांग सर स्टेटहुड की भी उठती है कि आप लोग चाहते हैं विधानसभा हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, तो क्या अगर ऐसा होता है, आप लोग मांग कर रहे हैं, शायद कल पूरी हो जाए, तो आपका क्या उसमें रोल रहेगा? क्योंकि लल्लन टॉप में भी आपने बोला कि हम शिक्षक बेहतर हैं, हम गुरु बनना चाहते हैं, हम कोई राजनीतिक बनना नहीं। हाँ, वही। आप किस भूमिका में रहेंगे? मैं सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा, और वो गलत करें तो इसी तरह अनशन पे बैठूंगा। बिल्कुल, क्योंकि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी तो बचाना है। नहीं, बिल्कुल सर। आप जब सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो आपको लोग मिले, कैसा वो सफ़र कैसा रहा, अगर आखिरी में ये बताना चाहें? हम सफ़र में लोगों से सीख रहे थे और सिखा रहे थे और उनको जागृत कर रहे थे कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको समझें, आवाज़ उठाएं, एकजुट हों और उन्हें प्राथमिकता दें। सिर्फ बिजली और पानी और चावल का नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, कैसी नदियाँ छोड़ेंगे, कैसे ग्लेशियर्स छोड़ेंगे, ये हम उन्हें बता रहे थे, जागृत कर रहे थे। और ये मैं बहुत ज़रूरी आपके माध्यम से भारत की जनता से, ख़ासकर जो शहरों में रहते हैं, उनसे कहूँगा। पूरे रास्ते में हमें हिमालय की तबाही देखी। हमने लद्दाख से आते हुए क्यांगचुथांग के तिब्बती जो पठार कहते हैं, जिसका नाम है तकनीकी तिब्बती पठार, वहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर बिजली के परियोजनाओं को, कॉरपोरेट्स को जाते देखा। वहाँ के स्थानीय चरवाहों को हटाया जाएगा, चरागों को दबाया जाएगा, ख़त्म कर दी जाएगी और बनेंगे बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिजली परियोजनाएं। हिमाचल में घाटियों के घाटियाँ बांध लगाकर डुबाए जाएंगे, लोगों को हटाया जाएगा, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, परिंदे मर जाएंगे सब। क्यों? बिजली चाहिए। किसके लिए? दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए, और भारत के सभी के लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि अगर इस बिजली से किसी मरीज़ का इलाज होता है उपकरणों से अस्पताल में, हमें खेद नहीं है, हमारी कुर्बानी है। किसी बच्चे की पढ़ाई होती है रात को बिजली में, तो बहुत खुशी है हमें, हमारी कुर्बानी है। मगर जैसे जैसे मैं उतरा चंडीगढ़ से दिल्ली तक, मैं देखता हूँ 45 डिग्री के गर्मी में आपके घरों में एसी चला रखे हैं, एक नहीं, 4-4, 5-5, और जहाँ बाहर 45 डिग्री है, 28 डिग्री बहुत शीतल है, 16 डिग्री पे, 18 डिग्री पे करके बड़े बड़े रज़ाई पहन के सो रहे हैं गर्मियों में, जो रज़ाई हम लद्दाख में नहीं पहनते। ये पाप है, ये पाप है, क्योंकि अनजाने में पाप है। आपके माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को नहीं पता है, जब आप एसी चलाकर रज़ाई में सोते हैं तो आपके एयर कंडीशन से जो टपकता है वो पानी नहीं है, खून है उन पशु पक्षियों का जिन्हें डुबाया गया, उन कीड़े मकोड़ों का, उन चरवाहों का जिनको हटाया गया। आपकी ज़रूरत की बिजली के लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं, आपकी ज़्यादतियों के लिए नहीं हैं हम। आपके रज़ाई पहनकर लंदन बनाने का दिल्ली की गर्मी में, ये सरासर गुनाह है, पाप है। और इसके वजह से हमारे पहाड़ के पहाड़ जा रहे हैं, घाटियाँ जा रही हैं, चरागे जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, यहाँ मैं जहाँ ठहरा हूँ, मैंने एसी चलाया नहीं, चलाया भी तो 30 डिग्री पे रखा और पंखे के साथ, जिससे कि 10-20% प्रयोग होता है। 10-20% में मैं खुशी से रह सकता हूँ, तो फिर मैं 10 गुना बचा सकता हूँ। आप अगर 10% पे खुशी से यहाँ जिएँ, बिजली इतना प्रयोग कीजिए, उतना आपकी ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा, एनफ, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो आपका नीड है 10%, और हमारे सारे पहाड़ के पहाड़ उजड़ रहे हैं। अगर आप 10% लेते तो 90% पहाड़ बच जाते।
90% नदियां बच जाती हिमाचल की, लाहौल स्पीति के, जिनके कि पूरे गांव डूबने वाले हैं अगले कुछ दशकों में। क्यों? आपके भूख के कारण, आपके शहरों में रहने वाले लोगों के ज़रूरत होती तो समझ जाते, ज़्यादतियों के कारण, ये जो ग्रीड है। तो मैं आपके दर्शकों से, जनता से कहना चाहूँगा, आप अपनी ज़रूरत को घटाएं। डिमांड साइड को कम करेंगे तो सप्लाई साइड कम होगा। तो सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ेगी 13,000 मेगावाट्स की? वो कहेगी इतना तो यूज़ नहीं होता, अब तो लोग समझदार हो गए, हमें सिर्फ 2,000 मेगावाट चाहिए। तो हमारे चरवाहे राहत की सांस लेंगे। हिमाचल के मछलियाँ, हिमाचल के पशु पक्षी, गाय बकरी, वहाँ के जनजातीय लोग आपको सलाम करेंगे। तो आप जब बिजली ज़ाया करते हैं, लाइट ऑन रखते हैं, गाड़ियों में बेकार घूमते हैं, तो सोचिएगा जो खर्च हो रहा है वो सिर्फ आपका पैसा नहीं है, लोगों की जानें हैं, आपके हाथों में खून लगा है। सर, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी की बात हुई आपकी तरफ से, या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कॉल आया, कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमें उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमसे मिलेंगे प्रधानमंत्री जी या फिर राष्ट्रपति जी। हमें उम्मीद है वो जो आश्वासन दे रहे हैं उसका कोई माने होगा, पिछले आश्वासनों जैसा नहीं होगा। एक बार फिर तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो इस बात को बताएंगे कि उन्हें सरकार की तरफ से उनकी किससे मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बारे में हम खुद सोनम वांगचुक से जानेंगे। हमारी सिर्फ ये मांग थी कि हमें 2 चीज़ें पूरी कीजिए। एक तो हमें किसी भी तरह राजघाट पर बापू के समाधि पर पहुंचना ही है, दूसरा हमें भारत के शीर्ष नेताओं से मिलना ही है। तो राजघाट तक तो हमें पहुंचाया गया, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। मगर शीर्ष नेताओं से जो मिलने की बात है, उसके लिए हमने विनती लगभग 10 दिन पहले ही दे रखी थी, राष्ट्रपति महोदय से भी, प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से भी, और गृह मंत्रालय में भी गृह मंत्री जी से मिलने के लिए, ताकि ये जो 150 लोग पैदल आए वो अपने प्रिय नेताओं से मिल सकें और अपनी विनती कर सकें। मगर दुख की बात ये रही कि हमें मिलने का अवसर तो नहीं मिला, मगर एक आश्वासन दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि बहुत ही जल्द आपको मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि मिलाने की तो समय नहीं मिल रहा है, मगर हम आपको एक अपॉइंटमेंट तारीख ज़रूर देंगे आज 4 तारीख को शाम के 5 बजे तक। तो जो भी हो, हमने ये कहा था जब हमने अनशन तोड़ा था राजघाट पर कि अगर ये नहीं हुआ तो मजबूरन हमें अनशन दोबारा करना पड़ेगा। उम्मीद है ऐसा नहीं हो, मगर आज जब शाम के 5 बजे तक भी कोई सूचना नहीं मिली तो हमें मजबूर होकर लद्दाख के जो शीर्ष नेता हैं केडीए और एपेक्स के, सब ने मीटिंग की। बहुत बातचीत करने के बाद ये निर्णय किया कि लद्दाख के नेतागण, अगर कोई सूचना नहीं आती है तो कल से दिल्ली में ही अनशन पर रहेंगे अनिश्चित काल के लिए। जहाँ तक मेरा है, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर ये जो आंदोलन या अभियान है लद्दाख की, एपेक्स बॉडी और केडीए जिन्हें चला रही हैं, उनका समर्थन करता आया हूँ। तो उसी हिसाब से मैं फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के मदद के लिए इस अनशन में बैठूँगा। तो इस अनशन के लिए हम जगह की भी सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर की विनती दी थी, तो हमें एक पत्र मिला कि जंतर मंतर आपको नहीं मिलेगी। 3 तारीख के लिए हमने मांग की थी कल, मगर उसे नहीं दिया गया था। हम फिर एक बार मांग करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर सब अपनी मन की व्यथा इस लोकतंत्र में सुना सकते हैं। तो अगर नहीं मिलता है जंतर मंतर जहाँ होनी चाहिए, पिछले बार की तरह अगर नहीं दिया जाता है, तो हम मजबूर होकर फिर किसी भी और जगह पे जो भी संस्था, जो भी दल या समूह
हमें अपना जगह दे, वहाँ करने पे मजबूर होंगे। और इसमें कोई भी संस्था, कोई भी दल हो सकते हैं, राजनीतिक दल हों या जैसे भी समुदाय दल हों, वो जहाँ जगह देंगे हम वहाँ ये अनशन शुरू करेंगे। अभी भी उम्मीद है कि इस पर कुछ पहल होगी और हमें ये ना करना पड़े और खुशी खुशी सब घर जा पाएंगे हम। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से लद्दाख के नेतागण और जो भी वॉलंटियर्स आएँ, लद्दाख से हो या ना हो, हम ये अनशन शुरू करेंगे। इसी राजनीतिक दल से हमारा जुड़ने का कोई मकसद नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम जो डेजिग्नेटेड जगह है जंतर मंतर का, वहीं से कर पाएँ और हमें कोई कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मगर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका दोष हम पर ना हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें उपयुक्त जगह दी जाए, नहीं तो हम जहां मिले वहां शरण लेके वहीं से करेंगे। हमने सोनम वांगचुक से बात की। 30 सितंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से उन्हें पुलिस ने डिटेन किया था। तब से वो भूख हड़ताल पर थे। 2 अक्टूबर देर शाम उन्हें रिलीज़ किया गया। उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने की 2 शर्तें रखी। एक, उन्हें राजघाट लाया जाए और दूसरी शर्त कि केंद्र सरकार की तरफ से या तो उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात कराई जाए या प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से। ये शर्त का डेडलाइन थी 4 अक्टूबर 5 बजे। केंद्र की ओर से कहा गया था 4 अक्टूबर 5 बजे तक ये क्लियर किया जाएगा कि उनकी मुलाकात किससे होगी। कोई जवाब नहीं आया। अभी देर शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अगर कल तक कोई जवाब नहीं आता है तो वो अनशन पे बैठेंगे। अनशन के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या उनकी मांगें पूरी होंगी, ये देखना होगा। और सोनम वांगचुक आगे क्या स्टेप लेते हैं ये भी देखना होगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी विजय हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।